Hello and welcome back to Learn English Live. Today's video is going to be very interesting as we are going to discuss the golden period of English literature, that is the Elizabethan age. This age is also called as Renaissance period and it is also called as Shakespearean age. और एलिजाबेथन एज इसको इसलिए नाम पड़ा क्योंकि 1558 में एलिजाबेथ द फर्स्ट थ्रोन पे आ जाती है एंड शी लॉस्ट टिल हर रूल लॉस्ट टिल 1603 45 ईयर्स तक एलिजाबेथ क्वीन रूल करती है इंग्लैंड पे. दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन पूरे हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में इसको एलिजाबेथन एज माना जाता है. और रेनेसा पीरियड इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज इस पीरियड में रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर हुआ था. दैट वाज रिवाइवल ऑफ दिस ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर एंड आर्ट. और इन चीज़ों से क्या इन्फ्लुएंस पड़ा दैट वी विल डिस्कस इन इन फ्यू मोमेंट्स लेटर. एंड देन दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेक्सपियरियन एज क्योंकि जो मेन की फिगर थे, the dominant, we may say the giant writer of this age, that was Shakespeare. But before starting this Elizabethan age, I want to tell you that we have started this series of video lectures on history of English literature. From the very beginning we discussed Anglo-Saxon period. उसके बाद हमने और जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहलाता है, उसके बाद हमने मिडल इंग्लिश पीरियड को किया जिसमें कि हमने एंग्लो नॉर्मन पीरियड और उसके बाद चॉसर्स एज एंड देन वी डिस्कस्ड एज ऑफ रिवाइवल और आफ्टर चॉसर. मिडल इंग्लिश पीरियड को हमने 3 वीडियोस में कवर किया है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एलिजाबेथन एज. एंड डियर फ्रेंड्स, those who are watching me for the first time, kindly do subscribe and press the bell icon so that you don't miss any update. Now, starting from the very beginning, we will discuss the historical perspective. We will discuss the political situation of this Elizabethan age, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी किया है. And then we will discuss the literary features of the age, and we will discuss some of the writers, important writers, although we can't discuss all the writers and their works, but we will give the historical perspective of this age. Now, there was this Renaissance at the time of Elizabethan age. Renaissance is nothing but the rebirth or revival of Greek and Roman cultures. And it was not only related to literature, जो यहाँ पे रिवाइव किया गया लिटरेचर को, जो क्लासिकल लिटरेचर था, बट इट वाज द थिएटर्स, इट वाज द आर्ट्स एंड साइंस आल्सो. एंड देयर इज दिस रेनेसां ह्यूमनिज्म, एंड ये एक ऐसा बिलीफ है जिसमें ह्यूमन वैल्यूज और नीड्स, जो ह्यूमन नीड्स हैं, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई एज कंपेयर टू रिलीजियस बिलीफ्स. क्योंकि उस टाइम जो चर्च था वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजिड रूल्स थे, और यहाँ पे जो रिनेसा ह्यूमनिस्ट्स थे इन्होंने ह्यूमन डिग्निटी और ब्यूटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया. दैट गिव राइज टू द इंडिविजुअलिटी. एंड द रिनेसांस स्टार्ट्स फ्रॉम इटली. एज टर्की अटैक करता है कॉन्स्टेंटिनोपल पे, जहाँ पे लोग फिर भाग जाते हैं. एंड यहाँ से जो कॉन्स्टेंटिनोपल, जो बाइजेंटाइन एम्पायर का उस टाइम पे होता है, कैपिटल होता है बाइजेंटाइन एम्पायर का, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ईस्टर्न रोमन एम्पायर. यहाँ पे क्रिश्चियंस का राज था. बट दिस कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये इट फॉल्स इन 29th of May 1953. This sometimes asked in certain exams. Constantinople fell on. So answer is 29th of May 1953. And ये जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हो जाता है, इससे क्या हुआ, ये जो टर्क्स थे, दैट रिजल्टेड इन देयर अनइंटरप्टेड एक्सपेंशन. जो ओटोमन एम्पायर था उस टाइम, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया ईस्टर्न यूरोप. दिस रेनेसा ह्यूमनिज्म, एज वी डिस्कस्ड earlier, there were pope, clergy and church who had all the authority.
Now humans were given importance, and the father of humanism is Petrarch, and he thought if classical writers like Homer and Virgil gave importance to humanism, why we can't give importance to it? So this is how humanism starts in from Italy. तो टर्की जब अटैक करता है कॉन्स्टेंटिनोपल पे, लोग जो भाग गए यहाँ से कॉन्स्टेंटिनोपल से, एंड दे ब्रॉट सम मैन्युस्क्रिप्ट्स विद देम। उसमें कार्डिनल एक अकेला शख्स था जिन्होंने एटलीस्ट 800 मैन्युस्क्रिप्ट्स लाए टू इटली, फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल टू इटली। एंड ये जो 800 मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, दे वर एंशंट क्लासिकल वर्क्स। और यहाँ पे इटली में दो इम्पॉर्टेंट राइटर्स थे उस टाइम, एक था पेट्रॉर्क एंड द सेकंड वन वाज दांते। ये इनके हाथ लग गए ये मैन्युस्क्रिप्ट्स और इन्होंने इनको पढ़ा, एंड दीज वर रिलेटेड टू, दीज वर द वर्क्स ऑफ मोस्टली वर्जिल एंड होमर, एंड these classical works inspired Petrarch and Dante, and they started writing in Italian language. And in England, Thomas More was the first writer who took inspiration from these classical works. And with his यूटोपिया, जो थॉमस मोर ने यूटोपिया पब्लिश करी और जो उन्होंने लिखी, started the Renaissance in literature in England. Then we will discuss the cultural diffusion. And what is cultural diffusion? It is the spread of cultural beliefs and social activities from one group to another. एक ग्रुप से जो कल्चर होता है, कल्चरल बिलीफ्स होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। जनरली एक मेन आइडिया होता है जो स्टार्ट होता है, फिर वो स्प्रेड होता है, जस्ट लाइक दिस Renaissance starts in Italy, then it spreads to other parts of Europe. So this is cultural diffusion. ये भी इस टाइम हुआ था cultural diffusion, हर जगह Renaissance फैल गया। We have Queen Elizabeth I, who was the monarch, last monarch of House of Tudor. And Queen Elizabeth is sometimes called as Gloriana, sometimes she is being called as the Virgin Queen, और इसको गुड क्वीन बेस भी बोला जाता है। आपको पता होगा पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, जो हाउस ऑफ ट्यूडर है इनका रूल स्टार्ट होता है ट्यूडर्स डायनास्टी, जो हेनरी सेवंथ व्हेन ही डिफीट्स रिचर्ड थर्ड। इन आवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड इन एज ऑफ रिवाइवल कैसे वार ऑफ रोजेस खत्म होता है जब हेनरी सेवंथ मोनार्क बनते हैं, and when he defeats Richard III, and then comes his son Henry VIII from 1509 to 47, and Henry VIII marries 6 times in order to have a son, और फाइनली उनको एडवर्ड 6 होता है जो कि 6 साल तक ही राज कर पाता है, बिकॉज हेनरी VIII जब मर जाते हैं उस टाइम एडवर्ड 6 9 ईयर्स के होते हैं और वो 15 साल की उम्र में मर जाते हैं। एडवर्ड 6 जो थे ये प्रोटेस्टेंट थे, एंड ही वांटेड कि उनके बाद जो आए वो भी प्रोटेस्टेंट हो, एंड दैट्स वाई इन्होंने डिज़ायर किया था कि लेडी जेन ग्रे जो थे इनको यहाँ पे क्वीन बनाया जाए। बट जो मैरी फर्स्ट थी, मैरी फर्स्ट यहाँ पे कैथोलिक थी। लेडी जेन ग्रे जो है इन्होंने खाली 9 डेज तक रूल किया, बिकॉज शी वॉज एग्जीक्यूटेड बाय मेरी फर्स्ट, और यहाँ पे इनको इसी वजह से क्वीन ऑफ 9 डेज भी कहा जाता है लेडी जेन को। एंड मेरी वन इज कैथोलिक, नाउ शी बिकम्स द क्वीन ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1553 टू 58, 5 साल तक ये राज करती है, एंड she persecutes these Protestants. That's why she is called as Bloody Mary. Finally comes the Elizabeth I, जो golden age होता है इंग्लैंड का,
that is from 1558 to 1603. Dear friends, क्वीन एलिजाबेथ ऐसी रूलर थी जिन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए इंग्लैंड में. शी वॉज टॉलरेंट रूलर and her motto was video et taco, that is I see but remain silent, or we can say but say nothing. ये इनका मोटो था. यहाँ पे स्पेनिश आर्माडा होता है 1588 में and it is considered one of the greatest military victories in English history. हुआ क्या था यहाँ पे, जो फिलिप थे स्पेन के, ये अटैक करते हैं, ये राजा होते हैं स्पेन के, एंड ही अटैक्स इंग्लैंड विथ 103 शिप्स जो इंग्लैंड की तरफ आ रहे थे. बट इंग्लैंड इस टाइम उतना पावरफुल नहीं था, इनके पास इतने शिप्स उस टाइम नहीं थे. तो जो क्वीन एलिजाबेथ थी, इन्होंने इस टाइम यहाँ से कुछ जहाज भेजे, समुद्री जहाज, शिप्स, जिनको आग लगाया. एंड व्हेन दे अप्रोच्ड दीज स्पेनिश शिप्स, वो सारे उस आग की जद में आके खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए. एंड इंग्लैंड ट्रूली रियलाइज्ड देयर नेवी पावर दैट टाइम, एंड दिस विक्ट्री एसोसिएटेड विथ क्वीन एलिजाबेथ मेड इंग्लैंड अ सुपर पावर. एंड some of the political features that we discussed already, that she was a tolerant ruler. She did a political settlement there. She restored peace and stability, and she didn't persecute the Catholics or Protestants. She established the Church of England, we discussed in earlier video also. So this age was golden age, and she avoided religious persecution. The quarrel between the Scotland and England was also settled. This settlement was great for literature. तो यहाँ पे एक्सपेंशन होता है. आपको पता होगा, यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि बहुत सारी नई डिस्कवरीज हो रही थी, कुछ नई जगहों को डिस्कवर किया गया था, जिसमें अमेरिका है, इंडिया है, एशिया है, कुछ कंट्रीज. सो देयर वर टू वर्ल्ड्स, वन वाज ओल्ड वर्ल्ड एंड अनदर वाज न्यू वर्ल्ड. ओल्ड वर्ल्ड जो था, दिस इज यूरोप. न्यू वर्ल्ड जो है, इट इज एशिया एंड अमेरिका. यूरोप जो है, इन्होंने ऑलरेडी दे वर सिविलाइज्ड, दे हैड दिस डोमेस्टिक लाइफ कॉन्सेप्ट, एंड देयर वर हॉर्सेस, पिग्स. इनकी वजह से जब इन्होंने नई जगहों को कॉलोनाइज किया या नई जगहों पे डिस्कवर किया, दे एक्चुअली गेव डोमेस्टिक लाइफ एंड हॉर्सेस टू द न्यू वर्ल्ड. And new world, what they got crops like tomato, maize and potato, etc. And there was this Columbian exchange. स्पेन एक्चुअली सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका गए थे, जो नया वर्ल्ड था, इन्होंने उनको कॉलोनीज बनाया था, और वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा गोल्ड मिला. स्पेन बहुत अमीर हो गया. खाली अमेरिका से इनको 7 मिलियन आउंसेस गोल्ड मिला फ्रॉम 1580 to 1596. And these things are chronicled in the works of Richard Hakluyt. Here starts the colonization. There was this Inkhorn controversy, and it is related to the borrowings and coinages of Greek and Latin words in English. ये controversy इसलिए develop हुई क्योंकि कुछ लोग थे, एक ग्रुप था जो चाहते थे कि ग्रीक एंड लैटिन को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा इंग्लिश में, बट देयर वाज अदर ग्रुप जिन्होंने सोचा दैट दीज लैटिन एंड Greek words will corrupt the native vernacular English. So this was Inkhorn controversy. Then we have in Elizabethan age one group that's called university wits. अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. यूनिवर्सिटी विट्स एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स था. विट्स इज स्कॉलर्स. इनको इसीलिए यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था बिकॉज दे वर स्कॉलर्स फ्रॉम mainly two universities. One is Cambridge University, another is Oxford University. तो जो कैम्ब्रिज ग्रेजुएट्स थे वो थे क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश. और जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट थे दे वर जॉन लिली, जॉर्ज पील, थॉमस लॉज.
एंड इनमें सेवंथ पर्सन होता है थॉमस किड, जो कि न कैम्ब्रिज में होता है न ऑक्सफोर्ड में होता है. Now we will discuss some literary features of this age. सबसे पहले ड्रामा डिस्कस करते हैं. ड्रामा एक्चुअली फ्लोरिश हुआ है इस एलिजाबेथन एज में. इंग्लिश ट्रेजिडी जो था, इट वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क्स ऑफ लैटिन ड्रामेटिस्ट सिनेका. एंड बिफोर शेक्सपियरियन ड्रामा यहाँ पे थे यूनिवर्सिटी विट्स, जिन्होंने, जो एक प्रोफेशनल सेट ऑफ लिटरेरी मैन था, जिन्होंने ड्रामा को एस्टैब्लिश किया था. और उसमें की फिगर था यूनिवर्सिटी विट्स में, that is Christopher Marlowe. The successful use of metaphors in text and performances were responsible for the opening of the first public theatre, The Theatre by a Carpenter, James Burbage. रेवेंज एक पॉपुलर थीम था ड्रामा का. इस पीरियड में रेवेंज ट्रेजिडी यूज किया जाता था, और इसमें फेमस जो ट्रेजिडीज है, फॉर एग्जांपल शेक्सपियर की हैमलेट, जिस पे हैदर मूवी भी बनी है शाहिद कपूर की, एंड अनदर इज थॉमस किड्स द स्पेनिश ट्रेजिडी. And there are some questions being asked, like the first English comedy in Elizabethan age, or in English literature. The first English comedy is Rolf Royster Doyster, and it is by Nicholas Udall. Another comedy is Gamer Gutton's Needle during this time, and it is by John Sittle. And the first English tragedy is by Thomas Sackville and Thomas Norton, that is Gorboduc. Gorboduc पहली ट्रेजिडी है, इंग्लिश ट्रेजिडी, जो थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन ने लिखी थी. दोस्तों, इन ड्रामेटिस्ट्स में सबसे पॉपुलर था एंड जो सबसे ग्रेट लिटरेरी फिगर था इसमें, वो है विलियम शेक्सपियर, who wrote 39 plays as a 154 sonnets and 2 long narrative poems. और जो मेजर थिएटर थे इसमें, उनका नाम है द थिएटर, कटेन, रोज, स्वैन एंड ग्लोब. ग्लोब सबसे ज़्यादा पॉपुलर थिएटर था इस टाइम का, और इसको बनाया गया था 1599 में. एक प्लेइंग कंपनी थी जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, और शेक्सपियर खुद इसमें काम करते थे. जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन थे, उनके साथ वो वाबस्ता था. एंड जो पोइट्री थी, ये ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं की गई इस टाइम पे, बिकॉज ड्रामा ज़्यादा फ्लोरिश हुआ इस एज में. और ओरिजिनल पोइट्री अगर ज़्यादा देखा जाएगा, वो तो खाली मतलब कुछ राइटर्स ओरिजिनल पोइट्री लिखते थे, जिनमें सर फिलिप सिडनी एंड एडमंड स्पेंसर शामिल है. दोस्तों, यहाँ पे सोनेट जो है वो सर थॉमस वाइट ने लाया इटली से, एंड इसको पॉपुलराइज किया इंग्लैंड में. 3 किस्म के सोनेट्स लिखे जाते थे इस एरा में. नंबर 1 इज पेट्राऑर्कन सोनेट, जिसमें एक ऑक्टेव एंड सेस्टेट होता है, दैट राइमिंग जिनकी है ABBA, ABBA, CDE, CDE. एंड सुपेंसेरियन सोनेट में भी 3 क्वार्टरेन्स एंड ए कपलेट, जिसकी राइम है ABAB, BCBC, EE. एंड देन वी हैव शेक्सपियरियन सोनेट, जिसमें 3 क्वार्टरेन्स एंड ए कपलेट, राइमिंग है ABAB, CDCD, EFEF, GG. सोनेट में 14 लाइन्स होती है टोटल, एंड जनरली इट इज 3 quatrains and a couplet. We have prose also in this age, and it rapidly developed during this Elizabethan age. और कुछ जो famous forms of fiction लिखी गई इसमें, they are the romances of Lily, Lodge and Green, the picaresque novel by Thomas Nash, the pastoral romance of Sir Philip Sidney, the realistic novel of Delaunay. फेमस इसमें एसेज थे फ्रांसिस बेकन के, एंड ही ऑल्सो रोट द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग. रिचर्ड हुकर ने इस एज में लिखा ऑफ द लॉज ऑफ एक्लेसियास्टिकल पॉलिटी,
and Robert Burton wrote The Anatomy of Melancholy. सर फिलिप सिडनी ने लिखा प्रोज में अर्काडिया, जो कि फर्स्ट पेस्टोरल रोमांस था इन इंग्लिश बेस्ड ऑन द स्पेनिश रोमांस. एंड हेयर आर सम ऑफ द मेजर राइटर्स ऑफ दिस एज, जिसमें कि ड्रामेटिस्ट्स थे विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, थॉमस मिडल्टन, जॉन वेबस्टर, जॉन फोर्ड, फ्रांसिस बीमंट, थॉमस डेकर, फिलिप मैसिंजर, थॉमस हेवुड, शिरले, and John Marston. And the famous poets were Thomas Sackville, Thomas Norton, George Gascoigne, Edmund Spenser, Thomas White, Henry Howard, who is also called as Earl of Surrey, Thomas Samuel Daniel, Philip Sidney, Michael Drayton. And prose में famous writers थे फ्रांसिस बेकन, सर फिलिप सिडनी, Raleigh, William Webb, and Richard Hooker. Dear friends, we cannot discuss all these writers in a single video. I gave you a general overview about Elizabethan age, its literary features, the historical background, the political settlement, and how Elizabeth became the Great Elizabeth, or we can say Queen Elizabeth, and how she established a stable and prosperous England. And we could not discuss all the things like these dramatists, poets, and prose, their works. And we will discuss separately William Shakespeare and other dramatists. We will discuss some poets and prose writers in separate videos. And if you like this video, please do like, subscribe, and press the bell icon so that you don't miss any update. Thank you.